हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 9 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग रोज एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं, तो चलिए आज हम उसके साथ शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हो मोटिवेशनल कोट शायरी के रूप में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। जब कभी ऐसा समय आता है जहां पर आपको आगे कुछ नहीं दिखता, तो आप समझ लो कि वो ऐसा फेज है जहां से आपकी जो सफलता की सीढ़ी है वो तय होगी। बस उस क्षण आपको मजबूत रहना है, उसके बाद आप कमाल धमाल कर बैठोगे। इसलिए फ्रेंड्स, डिस्पाइट एनी स्थिति लेट्स से हमारे फेवर में नहीं है, जो कि रियलिटी ही यही है कि हर समय हमारे अनुसार जीवन तो नहीं चल सकता। कभी प्लस कभी माइनस आते रहते हैं। इसलिए बुरे वक्त में हमें और ज्यादा प्रबल और ताकतवर होने की जरूरत है, क्योंकि उस समय ही हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। सफल होने की जो चाबी है वो हमें मिलती है। सो फ्रेंड्स, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार हमें मिलते हैं। एंड आज का जो कोट हमें देखना है, जो आप यूज कर सकते हो रिलीजन एंड कास्ट में, आप देख सकते हो देयर इज नो हायर रिलीजन देन ह्यूमन सर्विस, यानी कि मानवीय सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये आप भी लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे। एंड सबके भले के लिए वर्क करना इज द ग्रेटेस्ट क्रीड। तो ये आप यूज कर सकते हो रिलीजन एंड कास्ट से रिलेटेड टॉपिक अगर आती है। और ये स्टेटमेंट आपका वुडरो विल्सन ने दिया था। देयर इज नो हायर रिलीजन देन ह्यूमन सर्विस एंड टू वर्क फॉर द कॉमन गुड इज द ग्रेटेस्ट ग्रीड, is the greatest creed basically. So friends, let's move to our first article। 6 आर्टिकल्स आज डिस्कस करने हैं। पहला है आपका केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे। हम इसको इसके प्रोज एंड कॉन्स के आधार पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। एंड अभी न्यूज इसलिए आई है बिकॉज कैबिनेट ने फंडिंग अप्रूवल दे दी है इस केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए। और सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका आर्टिकल नंबर 1 है, ये कवर होगा आपका बेसिकली कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके तहत। तो जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये करेगा क्या? तो जो केन रिवर है उसमें एक्सेस वाटर जो मौजूद है उसको बेतवा रिवर में ट्रांसफर करेगा। उसके लिए दौधान डैम बनाई जा रही है एंड कैनाल लिंकिंग भी की जाएगी इस दो रिवर की। मान के चलो लेट्स से ये केन रिवर है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका केन रिवर है, ये जो आपका बेतवा रिवर है, और ये कैनाल आपका लिंक कर देगा। तो केन बेतवा इंटरलिंकिंग आपका किया जाएगा। एंड ये पहला मेजर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के तहत। और ये बेसिकली वाटर को वाटर सरप्लस एरिया से कैरी करेगा टू ड्राउट प्रोन एरिया एंड वाटर डेफिशिट एरियाज। तो बेसिकली ये क्या करेगा, वाटर सरप्लस एरिया से वाटर को ड्राउट डेफिशिट एरियाज में पहुंचाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के क्या है? तो एक तो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट है, कैसे? जो ड्राउट प्रोन एरियाज है, वाटर स्टाफ रीजन है, वहां पर आपको इरिगेशन की सुविधा मिल जाएगी। खासकर आप बुंदेलखंड रीजन के बारे में सुनते होंगे। बुंदेलखंड रीजन एक ड्राउट प्रोन रीजन है। एंड along with पावर जनरेशन 103 मेगावाट हाइड्रो पावर का जनरेशन होगा, प्लस 27 मेगावाट का सोलर पावर भी जनरेट किया जा सकेगा। along with ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बूस्ट होंगी। कैसे बूस्ट होंगी? तो जब ये प्रोजेक्ट आपकी लाई जाएगी तो रोजगार क्रिएट होगा, बिकॉज ये मेगा प्रोजेक्ट है। तो फिर कैनाल बनाने के लिए आपका जो एरिया है उसको काटने के लिए, उसका पाथवे बनाने के लिए जो भी
मजदूर की या फिर आपके टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी, ये आपका प्रोवाइड करेगा। तो एक तो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होगा बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड दूसरा पावर जनरेशन भी हो सकेगा, एंड तीसरा आपका इरिगेशन जो सुविधा है ड्रॉट प्रोन एरियाज में वो तो मिलेगी ही मिलेगी। सोशल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो पहली बात तो महिलाएं और जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो सकेगा, क्योंकि उनको दूर दूर जाने पड़ते हैं पानी को लाने के लिए। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन में भी सुधार होगा उस रीजन में जहां पर आपका ड्रॉट प्रोन एरिया वाला रीजन है। कैसे? तो डिजीज बर्डन कम हो सकेगी, क्योंकि ये जो पानी की कमी जिस एरिया में रहती है आपको भी पता है वहां पर अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा होती है। तो फिर ऐसे में उनको अच्छे से वाटर प्रोवाइड करना है, क्वालिटी वाटर प्रोवाइड करना है, तो फिर ये जो इंटरलिंकिंग है वो प्रोवाइड कर सकेगा। एंड साथ ही साथ जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि कोई रीजन है और वहां पर वाटर की कमी है, तो फिर वो लोग वहां से क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो जब ये यहाँ पर वाटर की सुविधा आ जाएगी तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी नहीं हो सकेगा। लेकिन कुछ कंसर्न्स है, जैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो पन्ना टाइगर रिजर्व वाले इलाका को सबमर्ज कर सकता है। तो ऐसे में जो आपका नेचुरल बायोडायवर्सिटी वाला रीजन है ये अफेक्ट हो सकेगा, एंड जो भल्चर्स के हैबिटेट है, जैकाल्स के हैबिटेट है, ये भी प्रभावित होंगे। तो ये आपका टू स्टेट टू रिवर्स एंड उसके बीच में जो लिंकिंग है ये हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें केन एंड बेतवा रिवर की, तो ये जो आपका रिवर यहाँ पर है, ओरिजिन यहाँ पर है, रिवर बेसिन और अदर फीचर्स की बात करते हैं। तो केन रिवर की बात करें तो कैमूर हिल जबलपुर से ओरिजिनेट होता है, और जो बेतवा रिवर है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी से आपका ओरिजिनेट होता है। और अगर हम बात करें केन रिवर के बेसिन के, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है उसको कवर करता है, और बेतवा रिवर के बेसिन की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करता है। अदर फीचर्स आप देख सकते हो केन रिवर की, तो ये आपका पन्ना से फ्लो करता है केन रिवर, याद रखना है आपको, और ये यमुना को ज्वाइन करता है लास्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में। तो ये जो केन रिवर है ये आपका यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और जो बेतवा रिवर है ये आपका यमुना को ज्वाइन करता है एज ए ट्रिब्यूटरी। तो दोनों ये जो केन है बेतवा है दोनों यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है, ये हमने डिस्कस भी किया। देख सकते हो आप यहाँ पर है, ये यमुना रिवर है और ये आपका केन रिवर है और ये बेतवा रिवर है, और दोनों को इंटरलिंक करने के लिए बेसिकली ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लाई जा रही है। तो होप आर्टिकल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है इन्होंने लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। क्या बात कही गई है इसमें, तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। ये जो सिलेबस है आपका ये कवर होगा कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के तहत। तो आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट रिलीज करी गई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, ये आपका एक्शन प्लान के रूप में काम करेगा, जो 32 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हैं उसको ये मदद करेगा कि ये कैसे एसडीजी गोल्स को लोकलाइज करवा सकते हैं। तो एसडीजी को अगर लोकलाइज करवाया जाता है तो जो हमारा नेशनल लेवल पर एसडीजी टारगेट वो आसानी से फुलफिल और अचीव हो सकेंगे। एंड क्या मतलब होता है लोकलाइजिंग ऑफ एसडीजी का, तो लोकलाइजिंग ऑफ एसडीजी का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो हमारे नेशनल गोल्स हैं एसडीजी के उसको लोकल लेवल पर लोकल बॉटम टू अप्रोच माध्यम से जब हम अचीव करवाते हैं तो वो हो गया आपका लोकलाइजिंग ऑफ एसडीजी। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सब नेशनल कंटेक्स्ट इन द अचीवमेंट ऑफ 2030 एसडीजी एजेंडा। एंड इसमें ये दोनों बातें शामिल हैं कि कैसे लोकल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकता है एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए बॉटम अप अप्रोच के माध्यम से, साथ ही साथ कैसे एसडीजी जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकती हैं लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी के लिए। ठीक है, और क्या की सजेशन आपका निकल कर आ रहा है फ्रॉम द रिपोर्ट टू इंश्योर लोकलाइजिंग एसडीजी। तो पहली बात तो ये जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये क्वालिटी प्लांटेशंस, साथ ही साथ जो भी माल न्यूट्रिशन की समस्याएं उनके रीजन में है, हेल्थ की समस्याएं, एजुकेशन की समस्याएं, वो सब इश्यूज को ये टेकअप करे और सबका निवारण करे। ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी होगा। एंड साथ ही साथ इफेक्टिव कन्वर्जेंस हो सके मनरेगा वर्क्स के साथ, यानी कि ये जो एसडीजी के गोल्स है फॉर एग्जांपल एजुकेशन, माल न्यूट्रिशन, तो मनरेगा
वर्क्स को भी इसमें कन्वर्ज करवाया जाए वेल प्लान्ड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में। सिग्निफिकेंस क्या होगा एसडीजी लोकलाइजेशन का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लेवल पर अगर होता है तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि लगभग 2/3 जो भारतीय पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में बसते हैं। एंड अगर हम एसडीजी का लोकलाइजेशन करते हैं तो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है विलेजेज का। विलेज एसडीजी के अनुसार डेवलप हो सकती हैं। ग्रास रूट लेवल पर एसडीजी का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ऐसे में नेशनल लेवल पर एसडीजी गोल्स भी अचीव होंगी। साथ ही साथ पार्टिसिपेटरी लोकल प्लानिंग भी प्रमोट होंगी ग्राम पंचायत लेवल पर। जैसे आपका ओदनथुरई ग्राम पंचायत का एग्जांपल ले लो, तमिलनाडु में है और ये सेल्फ सफिशिएंट बन गया है इलेक्ट्रिक जनरेशन में। यानी कि ये जो आपका ओदनथुरई ग्राम पंचायत है तमिलनाडु में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो इनके ही विलेज में जनरेट होता है और उतना जनरेट हो जाता है जितने से इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। along with what ensuring all round development via effective implementation of राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके तहत जो PRIs है उसको स्ट्रेंथन किए जाएंगे फॉर अचीविंग द एसडीजी गोल्स। एंड फिर आप देख सकते हो हाउ इंडिया इज डिलीवरिंग ऑन द एसडीजी, जो कैसे डिलीवर कर रही है। तो एक तो सेंट्रल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है और डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पर है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पर वी हैव द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, वी हैव द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इंप्लीमेंट करता है, मॉनिटरिंग करता है एसडीजी गोल्स को। एंड वी हैव द अर्बन लोकल बॉडी, उसके नीचे जो बेसिकली प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करता है लोकल लेवल पर। एंड वी हैव द रूरल लोकल बॉडीज एंड वी हैव द फ्रंट लाइन फंक्शनरी जो इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है। और उसके बाद सेंटर लेवल पर भी कुछ ऐसा ही होता है, नीति आयोग एंड अदर कमिटी का सब कोऑर्डिनेशन होता है। एंड देख सकते हो अदर मिनिस्ट्रीज जो पॉलिसी डिजाइन करते हैं, अपने अपने सेक्टर के स्कीम डिजाइन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। और उसके बाद उसके नीचे आप देख सकते हो हाई लेवल कमिटी है जो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा चेयर की जाती है स्टेट लेवल पर। एंड फिर ये अपने अपने स्टेट में एसडीजी गाइडेंस, पॉलिसी डिजाइन, रिव्यू, मॉनिटरिंग सब करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। आर्टिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राज्यसभा पासेस सरोगेसी बिल 2020। तो आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल पास की गई थी। अब उसके बाद ये सरोगेसी रेगुलेशन बिल पास राज्यसभा के तरफ से हो गई है और लोकसभा से ऑलरेडी ये बिल पास हो चुकी थी। तो आपको सबसे पहले सरोगेसी के बारे में जानने की जरूरत होनी चाहिए। तो सरोगेसी बेसिकली ये होता है कि गिविंग रेंट टू द वॉम्ब। कहने का मतलब ये है कि कोई कपल है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अब उनको बच्चे करवाने, तो क्या कर सकती हैं, एक सरोगेट मदर को चुन सकती है जो उनके लिए बच्चे डिलीवर करेंगी और फिर बाद में उनको लौटा देंगी। तो ये होता है सरोगेट मदर। तो इनको रेगुलेट करने के लिए, है ना, सो दैट इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाइल्ड का जो राइट्स है वो इंश्योर हो सके, इन सब के लिए आपका ये सरोगेसी रेगुलेशन बिल लाया गया है। और ये जो बिल है इससे पहले मैंने आपको बताया कि लोकसभा में पास ऑलरेडी हो चुके हैं और ये बिल रेफर किया गया था टू द सेलेक्ट कमिटी बाय द राज्यसभा, जिसने सजेस्ट क्या किया था, 15 मेजर चेंजेस इस बिल में सजेस्ट किए थे। तो क्या की प्रोविजन है इस बिल का, हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। तो देख सकते हो आप, ये जो आपका आर्टिकल नंबर 3 है ये कवर होगा आपका मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, इसके अंतर्गत कवर होगी। तो पहली बात तो ये कि सरोगेसी को डिफाइन करता है ये कि सरोगेसी एक ऐसा प्रैक्टिस है जहां पर एक महिला बच्चे को जन्म तो देती है, किसके लिए, इंटेंडिंग कपल के लिए या फिर कमीशनिंग कपल के लिए, जिसका इंटेंशन है कि वो बाद में बच्चे को जन्म देकर हैंड ओवर कर दे उस बच्चे को टू द इंटेंडिंग कपल। ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, कॉमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट की गई है लेकिन अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। एंड अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के तहत वो सरोगेसी आएंगी जिसके तहत आपका सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस कवरेज जो भी प्रेगनेंसी के दौरान खर्च हुई होंगी वो प्रोवाइड की जाती है, अलग से कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है ना, सो दैट कमर्शियल सरोगेसी को प्रिवेंट किया जा सके। तो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है, कमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट किया गया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि सिर्फ भारतीय कपल ही सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं देश में। एंड along with what
कोई भी जो विलिंग वोमेन है जो सरोगेट मदर बनना चाहती हैं, एंड ये भी बात कही गई है कि जो विडोज हैं एंड डाइवर्स वुमेन है ये भी इस प्रोविजन से बेनिफिट कर सकती है, अलोंग विथ जो इनफर्टाइल इंडियन कपल्स है वो तो बेनिफिट होंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी वुमेन जो सरोगेट मदर बनना चाहती है उनको ये अलाउ किया गया है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सरोगेसी की, तो सरोगेसी परमिटेड है जब इंटेंडिंग कपल्स आपका प्रूवन इनफर्टिलिटी से सफर कर रहा होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रूवन इनफर्टिलिटी होना जरूरी है, तभी परमिटिंग होगी इंटेंडेड कपल्स के लिए कि वो सरोगेसी के रास्ते को अडॉप्ट करे, ठीक है। अब ये प्रूवन इनफर्टिलिटी कोई डिजीज, कोई स्पेसिफाइड प्रॉब्लम्स के कारण हो सकती है। साथ ही साथ जो इनफर्टिलिटी का जो डेफिनेशन है उसको भी डिलीट किया गया है। क्या मतलब था इनफर्टिलिटी का जिसको डिलीट किया गया है? तो इनफर्टिलिटी को डिफाइन की गई थी एज द इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 5 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो कौन से ग्राउंड पर इसको डिलीट किया गया? ऑन द ग्राउंड की ये जो है काफी ज्यादा लंबा समय है, इसलिए इसको डिलीट किया गया। एंड जो भी बच्चे बोर्न आउट होंगे सरोगेसी से वो बायोलॉजिकल चाइल्ड होंगे इंटेंडिंग कपल को, ये याद रखना है ना। तो कोई भी चाइल्ड जो बोर्न होंगे सरोगेसी से वो आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा इंटेंडिंग कपल का। एंड नेक्स्ट इज योर, अगर सरोगेट चाइल्ड को अबॉर्शन करने की बात है तो इसके लिए रिटन कंसेंट सरोगेट मदर की एंड एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का ऑथराइजेशन भी होना जरूरी है। एंड पेनल्टीज भी डिफाइन करती है फॉर कंट्रावेंशन ऑफ इट्स प्रोविजन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस प्रोविजन को वायलेट करने का प्रयास करता है तो वी हैव द पेनल्टीज एज वेल। एंड अगर हम बात करें अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी की तो इसकी तो बात हमने कर लिया। लेजिस्लेशन की क्यों जरूरत है? तो देख सकते हो नेशनलिटी ऑफ ए चाइल्ड को लेकर इश्यू आ सकती हैं, इसलिए लेजिस्लेशन करने की जरूरत थी। एंड जो सरोगेट मदर है इसके साथ इल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए लेजिस्लेशन जरूरी है। एंड इथिकल इश्यूज भी आ जाती है जहां पर आपका मदर एंड चाइल्ड के बीच जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब जो सरोगेट मदर है आखिरकार बच्चा तो उन्हीं से हो रहा है, तो देयर कैन बी द लिंकेज, देयर कैन बी द बॉन्ड, तो उन सब के लिए भी ये आपका लेजिस्लेशन लाया गया है। रीजन्स फॉर इंडिया इमर्जिंग एज ए सरोगेसी मार्केट, तो भारत सरोगेसी मार्केट के रूप में क्यों निखर कर आ रहा है? तो पहली बात तो लोअर कॉस्ट है सरोगेसी का भारत में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वोमेन की अवेलेबिलिटी है जो अपने वॉर्म्स को रेंट कर सकती है, अलोंग विथ लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एज वेल। तो ये सब कुछ है जो आपके इमर्जिंग भारत उभर कर आ रहा है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टिल मार्च 2024। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये वैसे तो 2021 में खत्म होने वाली थी, लेकिन ये मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो पहली बात तो ये कि जो आपका मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री इस योजना को चलाती है? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। सबसे पहली बात सिलेबस देख लेते हैं। ये जो आपका आर्टिकल नंबर 4 है ये वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, ये सब इसके अंतर्गत आ जाती है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि ये जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये मार्च 2021 से एक्सटेंड कर मार्च 2024 तक कर दिया गया है एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, सो दैट जो रिमेनिंग हाउसेस हैं इस योजना के तहत उसको कंप्लीट किया जा सके। वैसे तो टोटल टारगेट था 2.95 करोड़ हाउसेस बनाने का, लेकिन मार्च 2021 तक आप देख सकते हो 1.65 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हाउसेस ही बने हैं। तो जो बचे हैं 2.95 करोड़ में से घटा दो आप, तो जित रिमेनिंग हाउसेस है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है समय की जरूरत होगी, तो दैट्स वाई ये एक्सटेंड किया गया है मार्च 2024 तक। एंड वेरियस अदर कंसर्न्स जो इस स्कीम्स को लेकर है, पहली बात तो फंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, स्लो इम्प्लीमेंटेशन होता है स्कीम का, तो ये सब बातें निकल कर आ रही है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हर व्यक्ति के लिए घर उपलब्ध करवाया जाए बाय 2022, हैविंग द बेसिक इम्यूनिटीज इन द हाउस बाय 2022 टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स
who have not the houses, that is houseless household, and those living in kacha houses and dilapidated houses by providing financial subsidy। एंड ये जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है और उस फाइनेंशियल असिस्टेंट से मदद से जो घर है वो बनाए जाते हैं और ये जो बेनिफिशियरीज है आइडेंटिफाई की जाती है सोशियो इकोनॉमिक कंसेंसस 2011 के तहत। एंड अलोंग विथ इट अलाउज फॉर द कंस्ट्रक्शन यूजिंग लोकल मटेरियल्स कि वहाँ जहाँ पर घर कंस्ट्रक्ट की जाएंगी वहाँ के जो लोकल मटेरियल्स है वो यूटिलाइज हो एंड लोकल हाउस डिजाइन हो। एंड ग्राम सभा जो है ये बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करता है, ये जरूर याद रखना है, ग्राम सभा आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी। एंड कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम्स जैसे स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, मनरेगा, इन सब का कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री उज्ज्वला, इसके तहत क्या है, गैस सिलेंडर देने की बात है। तो हाउस जब बनाई जाएंगी तो हाउस में बेसिक कम्युनिटीज के लिए तो गैस कनेक्शन चाहिए ना, वर्क भी चाहिए और स्वच्छता भी चाहिए, तो वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज भी चाहिए, तो इसी को कहते हैं कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम। क्या सिग्निफिकेंस है, तो जो आपका हाउसिंग है वो आपका रिकॉग्नाइज होता है बेसिक ह्यूमन नीड के रूप में एंड इसीलिए ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है और पॉवर्टी एलिवेशन में भी मदद करता है। और जो स्पेसिफिक हाउसिंग प्रोविजन है डिफरेंशियली एबल्ड पीपल के लिए, ओल्ड एज के लिए, तो इन सबों के लिए स्पेसिफिक हाउसिंग प्रोविजन की गई है एज वेल एज लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया। और ये क्या इंडिकेट करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ के दिशा में इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। वाटर क्वालिटी इन लोअर स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर गंगा, ये काफी ज्यादा अलार्मिंग है, ये स्टडी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता की स्टडी है, उस स्टडी के अनुसार अगर हम देखें तो आप देख सकते हो जो लोअर स्ट्रेचेज है रिवर गंगा का, जो कलकत्ता के काफी ज्यादा नजदीक है, आपको ये गंगा जो है गंगोत्री से निकल कर आती है और यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल तक पहुंचती है। तो जो आपका बिहार और वेस्ट बंगाल का रीजन है वो लोअर रिपेरियन वाला रीजन कहलाता है, लोअर स्ट्रेचेज वाला रीजन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ज्यादा होने के कारण एक तो आपका इंटेंस पॉपुलेशन प्रेशर है दोनों रिवर बैंक के साइड्स में, तो इन सब के कारण जो पॉल्यूशन है, वाटर क्वालिटी है गंगा रिवर की बहुत ज्यादा डेटोरिएट हो गई है। तो आप देख सकते हो लोअर स्ट्रेच ऑफ गंगा कंटिन्यूज टू रिपोर्ट हाई फेशियल कोलिफॉर्म काउंट्स। हाई फेशियल कोलिफॉर्म काउंट्स का मतलब ये हुआ कि जो गंगा नदी के आप किनारे देखते होंगे बहुत सारे जो कचरे होते हैं, प्लास्टिक सब थ्रो अप किए जाते हैं, उसी को कहते हैं हाई फेकल कोलिफॉर्म काउंट्स। ठीक है, एंड एलोंग विथ कारण क्या बताया गया है, तो एक तो रैपिड ह्यूमन प्रेशर और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, इसके कारण आपका अनट्रीटेड म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज रिलीज होती हैं एलोंग विथ अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूटेंट इन द रिवर गंगा। एंड मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन का डिस्टिंक्ट इन्फ्लुएंस है इस इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को लेकर, जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन हो गया, टीडीएस एंड अदर बायोलॉजिकल वेरिएबल्स। एंड ये जो स्टडी आई जिसमें ये बात निकल कर आ रही है, ये आपका वाटर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर है जो 4 पैरामीटर्स के आधार पर एसेस करता है। डिजोल्व ऑक्सीजन के आधार पर, डिजोल्व ऑक्सीजन आप मतलब समझते होंगे कि वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होते हैं उसको हम डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, तो वो एक पैरामीटर हो गया। पीएच दूसरा हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तीसरा हो गया, डिजोल्व नाइट्रोजन चौथा हो गया। और जब हम बात करते हैं वाटर क्वालिटी इंडेक्स की, तो ये आपका होलिस्टिक आइडियाज प्रोवाइड करता है रिवराइन सिस्टम के हेल्थ के बारे में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी है ना। एंड ये जो WQI है ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान्स प्रोवाइड करता है जो क्वालिटी पैरामीटर्स पर आधारित है। एंड गवर्नमेंट की तरफ से क्या एफर्ट ली जा रही है टू क्लीन रिवर गंगा, तो पहली बात तो नमामि गंगे मिशन, ये आपने सुना भी होगा, जिसके तहत इंटीग्रेटेड वे में रिवर गंगा को कंजर्व किया जाएगा। और दूसरा है आपका 5 टायर स्ट्रक्चर अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये 5 टायर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं तो नेशनल गंगा काउंसिल को कंस्टिट्यूट करने की बात करी गई है, एम्पावर्ड टास्क फोर्स है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी है, स्टेट गंगा कमेटी भी है, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी भी है। तो ये 5 टायर
स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत प्रोवाइड की गई है। एंड गंगा टास्क फोर्स भी कंस्टिट्यूट की गई है पब्लिक अवेयरनेस को फैलाने में, बिकॉज इन सब से डील करना है तो बिहेवियरल चेंज लाना होगा, और बिहेवियरल चेंज लाने के लिए आपको अवेयरनेस तो फैलानी ही पड़ेगी। एंड वी हैव द गंगा प्रहरी, जो ग्रास रूट लेवल वर्क फोर्स है, गंगा प्रहरी, ठीक है। सो ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। फार्मर्स राइट टू गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिल 2021। तो ये जो बिल है ये क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोवाइड करेगा। अभी फिलहाल 22 क्रॉप्स प्लस 1 फॉर शुगर केन, इनके लिए आपका प्राइस गारंटी प्रोवाइड किया जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिलेबस की तरफ देखते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्टेंट, इसके अंतर्गत कवर होगा। तो ये जो बिल है ये अभी हाल ही में प्रपोज की गई है प्राइवेट मेंबर के द्वारा, और प्राइवेट मेंबर का मतलब आप जानते ही हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, और अगर वो जो बिल प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइवेट बिल कहते हैं, और वो जो मेंबर है वो प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। तो मेंबर हु इज नॉट ए मिनिस्टर इज नॉन एज प्राइवेट मेंबर, ठीक है। और क्या की प्रोविजन है आप देख सकते हो, 50% एज्यूर्ड रिटर्न फार्मर्स के लिए हो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ये बात कही गई। यानी कि 100 रुपीज अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है तो 150 रुपीज उनको प्राप्त हो, ये आपका मिनिमम एश्योरेंस की बात कही गई है। और इसके लिए 1 लाख करोड़ का फंड भी क्रिएट किया गया है, क्रिएट किया जाएगा बेसिकली, सो दैट जो फार्मर्स हैं उनको कंपनसेट किया जा सके अगर उनके जो प्रोड्यूस है बिलो एमएसपी सेल होते हैं मार्केट में तो। एंड सेपरेट डिपार्टमेंट है लीगल गारंटी जो एमएसपी के तहत प्रोवाइड की जाएगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड अगर कोई ट्रेडर इन नियमों को कंप्लाई नहीं करता है ना, तो उनके लिए पनिशमेंट भी है। एंड अभी आपको ही पता है जो एमएसपी है वो 22 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए अवेलेबल है, एंड एक आपका शुगर केन के लिए एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस अवेलेबल है, और ये अनाउंस की जाती है किनके द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। एंड अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर्स बिल की, तो जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये बिल इंट्रोड्यूस की गई थी प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है, उसी को हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, है ना। तो जो बिल प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करेगा उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइवेट बिल आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वो डिसाइड करेगा, या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो डिसाइड करेगा। एंड जो एमपी प्राइवेट मेंबर को सदन में लाना चाहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल को मूव करवाना चाहते हैं, उनको 1 महीने की नोटिस देनी होती है, ठीक है। एंड अगर गवर्नमेंट बिल लाता है तो उनको बस 7 दिन का ही नोटिस देना पड़ता है, ये आपको डिफरेंस पता होगा। एंड ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है सिर्फ और सिर्फ फ्राइडेज को ही इंट्रोड्यूस और डिस्कस किए जाते हैं, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइवेट बिल्स जो है इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं पर सेशन, यानी कि एक सेशन में ओनली 3 प्राइवेट बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस। वैसे भी 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, आपको पता ही है। एंड पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च जो कि एक आपका वेबसाइट है, इसके अनुसार 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो सका है पार्लियामेंट से। एंड अभी तक पार्लियामेंट ने, यानी कि सिंस द फॉर्मेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द पार्लियामेंट, सिर्फ और सिर्फ 14 सच प्राइवेट बिल्स पास हुए हैं। तो आजादी के बाद मात्र 14 प्राइवेट बिल पास हुए हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की आर्टिकल, हम लोगों ने 6 आर्टिकल डिस्कस किया। एंड सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।